चैप्टर नेम इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है पहले से आराम से समझो, फिर हम इससे डिटेल में बात करेंगे। आपको एक स्पंज की बॉल दी गई, आपने स्पंज की बॉल को दबाया तो आपने अप्लाई किया फोर्स। उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? क्योंकि आपने बॉडी को क्या किया? डिफॉर्म कर दिया, उसके ओरिजिनल शेप साइज को चेंज कर दिया। तो आपने जो फोर्स लगाया उसे क्या कहा गया? डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी का शेप और बॉडी का साइज चेंज हो गया। ठीक, अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगी। स्पंज की बॉल है, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे क्या होगा? बॉल वापस अपने शेप और साइज में आ जाएगी। उसे वापस अपने शेप और साइज में कौन लाया? रीस्टोरिंग फोर्स। वापस कौन लाया उसे? रीस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लिया। ठीक, तो स्पंज की उस बॉल को हम कहेंगे इलास्टिक बॉल। मतलब उसमें क्या है? इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? Whenever a deforming force applied on a body, then it changes its shape and size. After releasing the deforming force, if body regains its original shape and size, then such type of bodies are called elastic bodies, and this property is called elasticity. फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। आपके हाथ में एक रबर बैंड है, उसे आपने खींचा तो आपने कौन सा फोर्स लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। रबर बैंड क्या हुई? डिफॉर्म हो गई, अपने शेप और साइज से चेंज हो गई। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वो वापस अपने शेप और साइज में आ गई। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ले आया। तो उस रबर बैंड को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी। रबर बैंड कैसी बॉडी हुई? इलास्टिक बॉडी। If on applying deforming force, body changes its shape and size, and after removing the force, it regains its original shape and size. Then such type of bodies are called elastic bodies, and this property is called, अभी भी नहीं आया समझ में? बात क्लियर हो रही है? कागज का एक टुकड़ा लिया आपने, ऐसे मसला पूरा, तो आपने कौन सा फोर्स लगाया? डिफॉर्मिंग। क्या कागज का वो पीस वापस अपना शेप और साइज गेन कर पाएगा? नहीं। यानी कि कागज का पीस क्या नहीं है? इलास्टिक बॉडी नहीं। दो ही तरह की बॉडी है, या तो इलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक का मतलब वो प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का मतलब जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन ना कर, और जो गेन कर ले वो क्या है? इलास्टिक। इतना आपको क्लियर हुआ? फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो एक बात। आप किसी भी बॉडी का शेप और साइज जब चेंज करते हो तो आप क्या अप्लाई करते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी का
शेप और साइज चेंज हो जाता है। जैसे ही आप वो फोर्स हटाते हो तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेती है। ऐसी बॉडीज को आप क्या कहते हो? इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। यहां तक बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। इसमें कुछ नाम आएंगे, वो समझ लो। पहला नाम आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? बॉडी पर आपने क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे आपने एक स्पंज का पीस लिया, उस स्पंज के पीस को दबाया, तो वो क्या हुआ? आपने क्या लगाया? उसको लगाया। कहां लगाया? पर यूनिट। तो उसी शॉर्टकट में आप क्या कहोगे? स्ट्रेस। ठीक। आपने वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, हटाया तो तुरंत वो स्पंज वापस अपनी जगह आ जाएगा। यानी कि स्पंज कैसी बॉडी है? ठीक। कागज पे लगाया होता तो क्या कागज वापस आता? यानी कागज कौन सी बॉडी नहीं है? क्लियर है? तो व्हाट इज स्ट्रेस? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस के बाद एक नाम आएगा स्ट्रेन। जब आपने बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी के जितने भी डायमेंशंस थे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, जो भी थे, वो चेंज हो गए। मतलब बॉडी क्या हो गई? डिफॉर्म हो गई, अपने ओरिजिनल शेप से चेंज हो गई। डिफॉर्म्ड डायमेंशंस आर कॉल्ड स्ट्रेन। जब आपने बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो गए, जो भी डिफॉर्म हुई है वो डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड। अब शुरू से बोल रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुनना। शुरू से, आपके हाथ में स्पंज का एक पीस है, आपने उस स्पंज के पीस को दबाया, तो आपने कौन सा फोर्स लगाया? ठीक। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ? बॉडी का शेप और साइज, यानी कि बॉडी की डायमेंशन चेंज हो। अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, हटाया तो वो स्पंज अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ गया। ठीक। किसकी वजह से वापस आया? ठीक है। अगर स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया तो उस स्पंज को आप क्या कहोगे? इलास्टिक बॉडी। ठीक। स्पंज की जगह अगर कागज का एक पीस होता और उसको आप डिफॉर्म करते तो डिफॉर्म तो हो जाता, लेकिन उसमें कौन नहीं लगता, इसलिए वो वापस अपने शेप और साइज में। क्लियर? तो जो वापस रीगेन कर रहे हैं उन बॉडीज को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। एक बात खत्म हो गई कि व्हाट आर इलास्टिक बॉडी। दूसरी बात, जो आपने फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे इस चैप्टर में क्या कहेंगे? और फोर्स लगाने से जो बॉडी डिफॉर्म हुई है, जो उसकी डायमेंशन चेंज हुई है, उसे क्या कहोगे? इनमें आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल?
सोच के देखो, डायरेक्टली हो जाए मेरे ख्याल से। भाई जितना ज्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा उतना ही ज्यादा डायमेंशन चेंज होंगे। इसका मतलब जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ठीक, इसे कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक सिंबल लिया ई। ये जो ई है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो ई कांस्टेंट आया है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई क्या होना चाहिए? स्ट्रेस अपॉन, बताइए यहां तक कोई डाउट? चैप्टर शुरू से यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? सबसे पहली बात इलास्टिसिटी क्या होती है ये क्लियर है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन, आपस में इनका रिलेशन, रिलेशन को कहते हैं हुक्स लॉ। अब एक कदम और आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रेस है ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कैसे होता है वो समझ। और ध्यान से समझना, है क्या स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपने फोर्स लगाकर बॉडी की केवल लेंथ को चेंज किया है, फोर्स लगाकर केवल लेंथ को चेंज किया है, तब उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे एक वायर है, वायर को आपने एक जगह बांधा और नीचे से खींचा तो क्या चेंज हुई? लेंथ। आपने क्या लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, इसका फॉर्मूला वही रहेगा एफ अपॉन ए। दूसरी चीज, अगर आपने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया लिक्विड पर या गैस पर, कैसे लगाओगे लिक्विड या गैस पर? देखो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ऊपर लगा दो एक पिस्टन। ये लगा दिया मैंने एक पिस्टन, इसके अंदर गैस भर दो चाहे पानी भर दो। अब जब आप इस पिस्टन को दबाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप क्या चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम। और लगा क्या रहे आप? फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी भी आपने क्या लगाया है? फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन उसकी वजह से क्या लेंथ चेंज हुई? अब क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो जब फोर्स लगाने पर वॉल्यूम चेंज हो तो उसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल भाषा में इसे कहते हैं प्रेशर। देखो सिलेंडर पे जो आप लगा रहे हो क्या है? प्रेशर। ठीक, दो चीजें क्लियर हुई। ये कब काम आएगा? जब ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज करोगे। ये कब काम आएगा? जब लिक्विड
या गैस पर प्रेशर अप्लाई करोगे। तीसरा बड़ा अजीब सा है, तीसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका वैसे कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। आपने एक रबर का क्यूब लिया, रबर का एक क्यूब लिया और उसे यहां चिपका दिया, एक फेस उसका चिपका दिया, ऊपर से आपने ऐसे रब किया, ऐसे करके रब किया, क्या होगा? ये वाली साइड क्या यहीं रहेगी या ऐसी हो जाएगी? जब रब करोगे तो ये वाली साइड तिरछी हो जाएगी, ये साइड भी तिरछी हो जाएगी, और जो ऊपर वाली साइड है ये आगे आ जाएगी। मतलब जो क्यूब था पहले, अब वो क्या बन गया? ए बी डैश सी डैश डी, क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, तो इस समय जो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल। इसमें इसकी क्या चेंज हुई? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्या चेंज हुई? इसमें चेंज हुआ एंगल। टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने पर क्या चेंज होता है? एंगल। इसे लिखते हैं टी। ये केवल इसी केस में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। तो आपको इस पूरे चैप्टर में 3 तरह के स्ट्रेस मिलेंगे। पहला लॉन्गिट्यूडिनल, कब काम आएगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करें। दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस, जब वॉल्यूम चेंज करेंगे गैस या लिक्विड का। तीसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल से डिफॉर्म करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जब बॉडी को थीटा एंगल से डिफॉर्म। क्लियर? इस स्ट्रेस के बेस पर 3 तरह की स्ट्रेन होंगी। स्ट्रेन का मतलब क्या होता? डिफॉर्म्ड डायमेंशन। बॉडी की जो भी डायमेंशन डिफॉर्म हुई है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेन। स्ट्रेन में पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बताओ कब काम आएगा? जब बॉडी की लेंथ चेंज हुई, जब बॉडी की लेंथ इंक्रीज हुई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। जैसे आपने रबर बैंड ली, खींची, तो स्मॉल एल क्या होगा? इंक्रीज इन लेंथ, और कैपिटल एल क्या होगा? इनिशियल। ये क्लियर? तो जब ये स्ट्रेस लगेगा तो ये स्ट्रेन होगा। ठीक, जब ये स्ट्रेस लगेगा तब क्या चेंज हो रहा था? वॉल्यूम। तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये क्लियर? तीसरे में क्या चेंज हो रहा था? एंगल। इसे कहते हैं, देखो नोट्स में कौन सा है स्ट्रेन का नाम? क्या लिखा? हाँ, शेयरिंग स्ट्रेन।
इसे लिखते हैं केवल थीटा से, जितने भी एंगल से बॉडी डिफॉर्म हुई है। तो ये तीन चीजों से ये तीन चीजें हो गई। अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया तो क्या चेंज होगी? अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगाया और अगर रब किया तो ठीक। अब एक स्टेप और आगे चलें, कोई एग्जाम्पल है ही इसका। उसे नीचे चिपका दो एक क्यूब को और ऊपर से रब कर दो, तो क्यूब की जो डायमेंशन है वो थीटा एंगल से डिफॉर्म हो जाए, तब उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने पर शियरिंग स्ट्रेन। इसमें जनरल लाइफ में और कोई एग्जाम्पल नहीं। तभी तो मैंने कहा आपसे कि आपके चैप्टर में यही काम आएंगे, लेकिन ना के बराबर। अब ई की बात करें, ई क्या था? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस कितने टाइप के हैं, स्ट्रेन कितने टाइप के हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप की होगी। पहले टाइप की कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होगा? देखना, फर्स्ट यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो पहले टाइप की इलास्टिसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कौन सा स्ट्रेस आएगा यहां? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इतना आपकी समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप की है बेटा? तीन। उसके ब्याह पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितनी होती है? तीन। पहली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? ये लिखा। और स्ट्रेन का? ठीक, इसको लिखते हैं y से। तो y इक्वल क्या बनेगा? F इंटू कैपिटल L A इंटू, ठीक, ये जनरल फॉर्मूला है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। दूसरा जो है उसका नाम है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बी से। के से लिखा हुआ है, वैसे बी से लिखते हैं। बी कर लो। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या था? पी। नॉर्मल स्ट्रेन, तो बी क्या आया? पी इंटू वी अपॉन डेल्टा। ये है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा और आखिरी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। लास्ट वाले को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये इक्वल क्या होगा? टी टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो ई का इक्वल होता है टी बाय थीटा, इसका कहीं कोई यूज नहीं।
तो कुल मिला के ये पूरी कहानी थी इलास्टिसिटी की। शुरू से रिपीट करते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ और बॉडी डिफॉर्म हो जाए और हटाने पर वापस रीस्टोर हो जाए, तो ऐसी बॉडी क्या होती है? इलास्टिक बॉडी। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी। दूसरी चीज इलास्टिसिटी हो गई, जो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आप लगाते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसके लगाने से जो डायमेंशंस में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्लियर। जो स्ट्रेस आप लगाते हो वो तीन तरीके से लगा सकते हो, लेंथ चेंज करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लिक्विड या गैस का वॉल्यूम चेंज करने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशर, और थीटा एंगल से डिफॉर्म करने के लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस। उस व्यास पर तीन स्ट्रेन होंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और थीटा शेयरिंग। जब तीन स्ट्रेस है और तीन स्ट्रेन है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन होंगी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इतना क्लियर है? अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखो, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। Why steel is more elastic than rubber? आंखें बंद करके सोचो, Why steel is more elastic than rubber? अगर मन से सोचोगे तो कहोगे क्वेश्चन गलत है। भाई अगर दोनों का वायर लिया जाए स्टील और रबर का तो कौन ज्यादा खींचेगा? तो रबर ज्यादा इलास्टिक होनी चाहिए, तो ज्यादा क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है। अब सुनना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूरा क्या है? वाई यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील is more than young modulus of rubber? सही क्वेश्चन ये है, बट कई एक महान हस्ती ऐसी हैं जो इसको ऐसे पूछती हैं कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक, तो अपने दिमाग से एक भ्रम सबसे पहले ये निकाल दो कि इलास्टिक का मतलब यहां घरेलू इलास्टिक है, बिल्कुल नहीं। इलास्टिक का मतलब क्या है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक जनरल प्रैक्टिकल पे आ जाओ। हमने दो वायर लिए सेम लेंथ की, एक वायर लिया स्टील का और एक वायर लिया रबर का। दोनों की इनिशियल लेंथ कैसी है? सेम। ये स्टील का है, ये रबर का। अब दोनों पे सेम वेट हैंग कराया तो क्या होगा? जब सेम वेट हैंग कराओगे तो जो स्टील का वायर है वो जरा सा खींचेगा, ये है उसकी इंक्रीज इन लेंथ एल आर, सॉरी एल एस, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील। और रबर का वायर ज्यादा खिंच जाएगा, ये है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रबर। तो सेम वेट हैंग कराने पर मतलब सेम फोर्स लगाने पर
किसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई? रबर। तो हमें एक कंक्लूजन मिल गया यहां से कि इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रबर इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ, ये कंक्लूजन। अब सुन, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल। हमने सेम फोर्स लगाया है, सेम लेंथ ली है, सेम वायर है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। एल दोनों का चेंज आया, इसका मतलब यंग मॉड्यूलस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? ठीक। तो जिसकी लेंथ कम इंक्रीज होगी उसका यंग मॉड्यूलस, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील वायर is less, so young modulus of steel wire is more। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या था? Why steel is more elastic than rubber? इसका मतलब ये था कि why modulus of elasticity of steel is more than rubber। तो उसके लिए आपने एक प्रैक्टिकल किया, दो वायर, एक स्टील का एक रबर का, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, दोनों पर सेम वेट हैंग कराया तो एफ सेम हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या मिला? स्टील की लेंथ कम इंक्रीज हुई, रबर की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई। यंग मॉड्यूलस इंक्रीज इन लेंथ की कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील इज लेस, so it has more young modulus of elasticity। Clear? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 2.5 मीटर। इनिशियल लेंथ है 2.5 मीटर। लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 2.5 मीटर। इफ स्ट्रेन इज 0.12%, स्ट्रेन कितना है? परसेंट हटाओगे तो क्या होगा ये? If strain is 0.12%, then find elongation। elongation क्या होता? Increase in length। Find elongation। Given that कुछ नहीं, given कुछ नहीं है, तो बताइए सीधे सीधे हो रहा है। स्ट्रेन इक्वल क्या होता है? स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। कितना आया आंसर? 0.3 के 0.003। हो गया। नेक्स्ट, a block of mass
2 kg a block of mass 2 kg is hung with a steel wire of radius 3 millimeter. Find stress in the wire. यहां देखिए सभी लोग, पहले सोचो क्वेश्चन को। एक वायर है जिसकी रेडियस है 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻³ वायर है। उससे आपने कितने किलो हैंग करा दिया? 2 kg। तो खींचिएगा। आपसे क्या पूछा गया? तो स्ट्रेस इक्वल क्या होता है? फोर्स। अब मुझे एक एक करके बताओ, ए को क्या लिखोगे? रेडियस गिवन है, तो ए को क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। और एफ को हैंग कराया है तो एम जी, तो एम जी अपॉन पाई आर। हो जाएगा सॉल्व? करते रहना, उसको कैलकुलेशन भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑन हैंगिंग अ ब्लॉक, on hanging a block of mass 3 kg with a wire of length 1 meter and radius 5 mm. If it extended by 0.002 meter, 0.002 meter, then find modulus of elasticity. Then find modulus of elasticity. तो देखिए सामने बोर्ड पर m कितना है? 3 kg। इनिशियल लेंथ है 1 मीटर। लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है? 0.002। वायर की रेडियस दी है 5 mm।
यंग मॉड्यूलस हमसे पूछा है, तो यंग मॉड्यूलस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अब इनमें से हमें क्या नहीं मालूम, एफ को क्या लिख लें, क्योंकि हमें एम गिवन था। ए को क्या लिख लें? अब देखो क्या हमें सब चीजें मालूम है, सारी चीजें मालूम है, रख देंगे वैल्यू। कीजिए कीजिए।